नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें आप जानते हैं हम जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पर पूरी डिटेल के साथ, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ यहाँ पर कवर करते हैं। ये हमारी इस सीरीज़ की हम 151वीं क्लास यहाँ पर कवर करेंगे। अगर आपने इस सीरीज की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। और अगर आप एक साथ इनका रिवीजन करना चाहते हैं तो 3 मास्टर वीडियोस, जिसमें हमने हर वीडियो में 500 प्रश्नों को कवर किया है, यानी 3 वीडियोस के माध्यम से 1500 क्वेश्चंस का आप एक साथ रिवीजन भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख से धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है? देखिए, अशोक के हमें टोटल 14 शिलालेख मिले हैं। अशोक के शिलालेखों की खोज किस वर्ष में हुई? ये 2 क्वेश्चन बनते हैं। किस वर्ष में खोज हुई है? 1750 में। और अशोक के शिलालेखों को पहली बार पढ़ा कब गया? तब आप कहेंगे 1837। ठीक है। खोजकर्ता कौन था? खोज करने वाले का नाम था पाद्रिती फैंतलर, इसका नाम था। जबकि जिसने पहली बार अशोक के शिलालेखों को पढ़ा उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। कितने शिलालेख हैं, कब खोजे गए, कब इसका पढ़ा गया पहली बार, और जो अशोक के शिलालेख है वो किस लिपि में है? वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो क्वेश्चन आता है, ब्रह्म लिपि पहली बार कब और किसके द्वारा पढ़ी गई? तो पहली बार जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ी, 1837 में पढ़ी। ठीक है। अब यहां पर आपसे और क्वेश्चन जो बनते हैं इसके शिलालेखों को लेकर के कि किस शिलालेख में क्या बात कही गई है। वही चीज आपसे पूछी है कि जो उसने धर्म महामात्रों की नियुक्ति करी थी वो किस शिलालेख में बताया गया है? यह बताया गया है 5वें शिलालेख में। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अशोक ने अपने शासनकाल के 14वें वर्ष में इनकी नियुक्ति करी थी। अशोक गद्दी पर बैठे थे 269 ईसा पूर्व में। कलिंग का युद्ध होता है 261 ईसा पूर्व में, और धार्मिक महामात्रों की नियुक्ति करते हैं 255 ईसा पूर्व में। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद करने हैं। अशोक के किस शिलालेख से और क्या क्या बातें पूछी जाती हैं? जैसे पूछा जाता है अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा करी गई है? तो अशोक के पहले शिलालेख में। अशोक के किस शिलालेख में भैरी घोष की जगह धम्म घोष की नीति को अपनाने की बात कही गई है? यानी युद्ध नीति की जगह धर्म नीति, वो कही गई है 4थे शिलालेख में। इसी प्रकार धम्म की व्याख्या किस शिलालेख में करी गई है? धम्म की व्याख्या 11वें शिलालेख में करी गई है। कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में है। ठीक है। अशोक ने धार्मिक यात्राएं करी थी, कई सारे बौद्ध स्थलों पर वो गया था, उसका वर्णन उसके 7वें और 8वें शिलालेख में मिलता है। ये कुछ इसके नंबर हैं शिलालेखों के जिनके बारे में पूछा जाता है। जैसे धम्म महामात्र 5वें में है, उसी प्रकार आपसे पूछा जाएगा इनके नंबर, और इसमें क्या बातें हैं वो हमने डिस्कस करी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत नगर पालिकाओं में महिलाओं को कुल स्थानों का 1/3 भाग आरक्षित किया गया है? तो नगर पालिकाओं में, नगर निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होती हैं। किस आर्टिकल में यह बात कही गई है? देखिए, पंचायतों को लेकर तो बहुत बार आया है। पंचायतों का आपको अब याद भी हो गया होगा कि जो 243 डी वाला है ये आरक्षण से संबंधित है। हिंदी में इसे 243 घ कहा जाता है। पंचायतों में जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया है वो इस आर्टिकल के तहत है। वही क्वेश्चन नगर निकायों के बारे में पूछा गया है। नगर निकायों में यह आर्टिकल चेंज हो जाएगा। आर्टिकल 243 न में आरक्षण है किसके लिए? महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं में। ठीक है। अब आपको जो विकल्प दिए हैं वो इंग्लिश अल्फाबेट में दिए हैं। 243 न को 243 टी लिखा जाता है, तो टी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर यहां पर होगा। ठीक है। इस आर्टिकल में यह कहा गया है कि नगर पालिकाओं में SC, ST और महिलाओं को आरक्षण देना अनिवार्य है। ध्यान रखना, यहां पर OBC के आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। OBC का आरक्षण जो राज्य है, राज्य विधानमंडल है, उसके ऊपर डिपेंड करता है देना है या नहीं देना है। लेकिन कंपलसरी किस किस के लिए है? SC, ST और महिलाओं के लिए कंपलसरी है। कितनी सीटें रिजर्व्ड हैं? 1/3। कई सारे राज्यों में इंक्लूडिंग उत्तराखंड यह संख्या 50% है, लेकिन आपको कम से कम 33% देना ही देना है। बाकी राज्य अपनी इच्छा अनुसार बढ़ा सकता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है,
किस वर्ष विट्ठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने थे? तो विट्ठल भाई पटेल सरदार पटेल के ही भाई थे, उनके बड़े भाई थे, और ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के उस समय की जो हमारी केंद्रीय असेंबली थी आजादी से पहले की, उसके अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय थे। ये अध्यक्ष बने थे 1925 में। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जब केंद्रीय विधानसभा के अंदर बम फेंका था, यानी जो आज की हमारी लोकसभा है आप उसे मान लीजिए, तो उसके अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय थे विट्ठल भाई पटेल। जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था असेंबली में, उस समय अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अध्यक्ष उस समय यही थे। इनको भी आपने याद करना है, क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के कारखाने में काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया था? कल के वीडियो में भी हमने बात करी थी कि 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कारखानों में काम नहीं करेंगे, यह बात कही गई थी प्रथम कारखाने अधिनियम में। जो पहला कारखाना अधिनियम था वो 1881 में आता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। किसके शासनकाल में यह अधिनियम आया था? रिपन के शासनकाल में। देखिए, अधिनियमों को लेकर सवाल बनते हैं, सारधा अधिनियम को लेकर के, कारखाने अधिनियमों को लेकर के क्वेश्चन बनते हैं। अभी तक इनके वर्ष और किसके काल में आए वो पूछा जाता है। इनके अंदर की विशेषताएं पूछी जाती हैं कि जो वुड डिस्पैच था वो किस शिक्षा के लिए था, जो आपका हंटर कमीशन बना वो किस शिक्षा के लिए था, इस टाइप के। तो ऐसा ही जो ये कारखाना अधिनियम है, ये प्रथम कारखाना अधिनियम है। दूसरा कारखाना जो अधिनियम था वो 1891 में आता है, 10 साल बाद लैंसडाउन के नेतृत्व में उसके कार्यकाल में आता है। दोनों की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो पेपर में पूछी गई है। पहले वाले की बात करते हैं। इसका पहला बिंदु तो यही है कि 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का प्रतिबंध लगा दिया गया कारखानों में काम करने पर। दूसरा, 7 से लेकर के 12 साल के बच्चों के लिए 9 घंटे से ज्यादा काम आप नहीं करा सकते, ये नियम बना दिया गया। हालांकि जो ये वाला नियम था कि 9 घंटे से ज्यादा आप काम नहीं करा सकते, कुछ कारखानों को इसमें से छूट दी गई थी, जैसे चाय का कारखाना, कॉफी का और नील की खेती करने वालों पर यह लागू नहीं होता था। क्वेश्चन बन सकता है किस किस को इससे बाहर रखा गया था? ये जो अधिनियम था पूरा का पूरा यहां इन क्षेत्रों में नील की खेती, कॉफी और चाय, इन पर लागू नहीं होता था। ठीक है, तो ये 2 प्रमुख नियम थे। इसके बाद लैंसडाउन के काल में दूसरा कारखाना अधिनियम आता है और उसमें क्या किया गया? उसमें यह किया गया कि महिलाओं के 11 घंटे से ज्यादा काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये दोनों पूछे जाएंगे, इनको याद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करें। तो 4 प्रमुख युद्ध आपको दिए गए हैं, चौसा का युद्ध, खानवा का युद्ध, सामूगढ़ का और घाघरा का। देखिए, चौसा का युद्ध जो हुआ था ये 1539 में लड़ा गया था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, जिसमें शेरशाह सूरी जीत जाता है। खानवा का युद्ध की बात करें, यह आपके 1527 में लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के बीच में। सामूगढ़ के युद्ध की बात करें तो यह 1658 में लड़ा गया था औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में। घाघरा का युद्ध 1529 में लड़ा गया बाबर और अफगानों के बीच में। तो अब आपको यहां पर क्रम लगाना है। पहले कौन सा युद्ध हुआ है? पहले हुआ है आपका खानवा का युद्ध, यानी 2 पहले आ जाएगा। उसके बाद हुआ है घाघरा का युद्ध, यानी 4 आ जाएगा। उसके बाद हुआ है आपका चौसा का युद्ध, यानी 1 आ जाएगा। और फिर आपका 3 आ जाएगा। 2, 4, 1, 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में निम्न में से किस प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? 1937 के जो चुनाव थे, प्रांतीय चुनाव थे, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इनको माना जाता है। इससे पहले जब चुनाव हो रहे थे तो कांग्रेस उनमें डायरेक्ट भाग नहीं ले रही थी, इसलिए स्वराज पार्टी बनी थी 1923 में इलेक्शंस में भाग लेने के लिए। कांग्रेस भाग नहीं ले रही थी। कांग्रेस ने भाग लिया 1937 के प्रांतीय चुनाव में। इन प्रांतीय चुनाव में उस समय कितने प्रांत थे? उस समय टोटल 11 प्रांत थे। इन 11 प्रांतों में से कांग्रेस को 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला था और 3 प्रांतों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, यानी 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी। केवल 3 प्रांतों में वह सरकार नहीं बना पाती है। कौन कौन से वो 3 प्रांत थे? एक था आपका बंगाल, इसके अलावा आपका पंजाब और एक आपका सिंध। इन तीनों में तो इन्होंने सरकार ही नहीं बनाई। अब 3 जगहों पर इन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई जहां पर इनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला। वो 3 प्रांत कौन कौन से थे?
एक था आपका बंबई, एक था आपका असम और एक था आपका उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। इन तीन राज्यों में, इन तीन प्रांतों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन बहुमत उसको नहीं मिला था। तो बंबई में नहीं मिला था, असम में नहीं मिला है और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में। यहां पर अगर आप देखेंगे तो असम आपको दिख गया और वही पूछा है कहां पर नहीं मिला है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तो किन तीनों में नहीं बनाई, किन तीनों में गठबंधन की सरकार बनाई और 5 ऐसी जगह थी जहां पर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था। वो कौन कौन सी जगह थी जहां पर पूर्ण बहुमत मिला? एक था आपका बिहार, इसके अलावा एक आपका उड़ीसा, इसके अलावा मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत और साथ में आपका मद्रास। यहां पर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था। क्वेश्चन बनते हैं कि कितनी सीटें कांग्रेस ने जीती, कितने प्रांतों में जीता, यह पूछा जाता है। सीटें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद कर लीजिए। टोटल 11 प्रांतों में 1585 सीटें थी और कांग्रेस ने इनमें से 711 सीटों को जीत लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव का आलेख गांधी जी ने किसके सहयोग से तैयार किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने तैयार किया, किसने पेश किया, किसने उसका समर्थन किया? तीनों क्वेश्चन है, पूछे जा चुके हैं। अब एक और क्वेश्चन जोड़ दिया कि गांधी जी ने तैयार तो किया, लेकिन उनका सहयोग किसने किया? तो 1942 में यह आपका बनेगा। 1942 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। उन्हीं की मदद से, उन्हीं के सहयोग से गांधी जी ने इसका पूरा आलेख तैयार किया था। ठीक है, इस प्रस्ताव को पेश किसने किया था कांग्रेस समिति के अंदर? इसको पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने। और इसका समर्थन किसने किया था? इसका समर्थन सरदार पटेल ने किया था। तीनों क्वेश्चन बने हैं, इनको आपने याद करना है। जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन की सीरीज थी, जिसमें हमने मास्टर वीडियो को भी कवर किया, उसमें इन सभी चीजों को सिलसिलेवार, घटनाक्रमवार हमने डिटेल में कवर किया है। किन नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इन नदियों में सबसे लंबी नदी आपने बतानी है। चारों दक्षिण भारत की नदियां हैं, तो इनमें सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत की होती है सबसे बड़ी नदी तो आप सीधा गंगा पर टिक कर देते हैं। अब यहां पर दक्षिण भारत की हैं, इनके आपको लंबाई पता होनी चाहिए, तो ही आप इनका क्रम लगा पाएंगे। दक्षिण भारत की वैसे सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी की जो लंबाई है वो 1465 किलोमीटर है। एक तो आपको यह पता होना चाहिए, ताकि आपको जहां भी गोदावरी दिखे दक्षिण भारत की नदियों में, आप सीधा उस पर टिक कर पाएं। अब यहां पर गोदावरी तो नहीं है, चलिए इनकी लंबाइयों को देखते हैं। महानदी की बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 850 किलोमीटर के करीब है। कुछ जगहों पर 851 है, कुछ जगह पर 858 दी गई है। नर्मदा नदी की बात करें, नर्मदा की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। ठीक है, इसी प्रकार कृष्णा नदी की बात करें, कृष्णा नदी की लंबाई 1401 किलोमीटर है। और कावेरी की बात करते हैं, कावेरी नदी की लंबाई 800 किलोमीटर के करीब है। इनकी कई बार डायरेक्ट लंबाई पूछी जाती है, कई बार क्रम लगाने को आता है। अब आप इजीली देख सकते हैं दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी इन चारों में कृष्णा नदी हो जाएगा। और वैसे अगर हम बात करें, गोदावरी सबसे बड़ी है, गोदावरी के बाद दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है कृष्णा नदी। जैसे ही कृष्णा दिखा आप सीधा टिक इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ आपको शिखर दिए हैं, दूसरी तरफ पर्वत श्रेणी दी है। गुरु शिखर किस पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है? यह आपके अरावली का है, यानी पहले आंसर होगा 2। धूपगढ़ या धूपगढ़ी किसका सर्वोच्च शिखर है? यह आपके सतपुड़ा का है, यानी 2 के बाद आ जाएगा 3। अमरकंटक मैकाल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है, यानी 1 हो जाएगा। और कुद्रेमुख आपके दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर है, यानी 4 हो जाएगा। तो 2, 3, 1, 4 इसका सही आंसर होगा। 2, 3, 1, 4 ऑप्शन बी सही उत्तर है। नेक्स्ट है, निम्न में से सही कथन कौन सा है? राष्ट्रीय महिला आयोग एक सांविधिक निकाय है, क्या यह सही है? अभी कुछ दिन पहले ही हमने कवर किया था संवैधानिक निकाय, सांविधिक निकाय और संविधानेतर निकाय क्या होते हैं, पूरी परिभाषाओं को देखा था। सांविधिक निकाय वे निकाय होते हैं जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है, लेकिन इनका गठन किया गया और बाद में इनके लिए अधिनियम लाया गया, जिसके माध्यम से इनको कानूनी दर्जा दिया गया। तो संवैधानिक निकाय वो हैं जिनका उल्लेख संविधान में है, सांविधिक निकाय वो हैं जिनका गठन बाद में किया गया संविधान लागू होने के बाद, लेकिन उनको कानूनी दर्जा दिया गया, अधिनियम उनके लिए आया। और संवैधानेतर निकाय वो होते हैं जो बाद में बने और उनके लिए अभी तक कोई अधिनियम नहीं आया, उनको कानूनी दर्जा नहीं मिला। ठीक है,
राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें तो इसका गठन बाद में हुआ, संविधान बनने के बाद हुआ, और इसके लिए अधिनियम आया, अधिनियम के माध्यम से इसे कानूनी दर्जा प्राप्त है। तो यह एक सांविधिक निकाय है, ये आपका सही है। ठीक है, अब दूसरे पे बात करते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1989 के तहत करी गई थी। ये वाला पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। जो ये 2 वर्ष दिए गए हैं दोनों ही आपके गलत हैं। जो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम आया था, जो एक्ट आया था, वो 1990 में आया था, और जो इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था, स्थापना होती है, वो 1992 में होती है। तो दोनों याद करना, महिला आयोग अधिनियम कब आया तो 1990, महिला आयोग की स्थापना कब करी गई तब आप कहेंगे 1992। ठीक है, अधिनियम के माध्यम से बना है, या अधिनियम अगर बाद में भी आए कि पहले इसको स्थापित कर दिया, बाद में इसके लिए अधिनियम आ गया, तो भी सांविधिक निकाय होता है। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा कि 90 में अधिनियम, 92 में गठन। सेकंड वाला कथन आपका पूरी तरीके से गलत है, पहला वाला सही है। तो यहां पर आपको सही वाला बताना था, केवल एक इसका आंसर होगा। हम, जैसे मैं आपको हर बार कहता हूं, केवल क्वेश्चन आंसर को नहीं करते हैं हम, कोई अगर विकल्प गलत है तो क्यों गलत है, उसका सही क्या है, उसको भी साथ साथ में कवर करते हुए चलते हैं। और सभी टॉपिक्स के आपको क्वेश्चन मिलते हैं, तो एक मिक्स रिवीजन भी आपका होता है। जिस भी फील्ड में, जिस भी टॉपिक में, जिस भी चीज से रिलेटेड क्वेश्चंस में अगर आप फंसते हैं, अगर आप ज्योग्राफी के क्वेश्चन में फंस रहे हैं, हिस्ट्री में फंस रहे हैं, पॉलिटी में फंस रहे हैं, तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आपका कौन सा सेक्शन वीक है, ताकि आप उसे और मजबूत कर सकें। नेक्स्ट है हमारा, रॉलेट कमेटी का गठन किस वर्ष में किया गया था। तो देखिए, रॉलेट एक्ट को लेकर के सवाल है। रॉलेट एक्ट कब आया, बहुत बार पूछा गया है, आसानी से बता देते हैं। रॉलेट एक्ट आपका 1919 में पारित हुआ था। यहां पर रॉलेट कमेटी की बात कही गई है, जिसने वो एक्ट बनाया था। तो रॉलेट एक्ट तो आपका 1919 में पारित हुआ था, लेकिन जो रॉलेट कमेटी बनी थी सिडनी रॉलेट के नेतृत्व में, यह बनी थी 1917 में। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। 1917 में सितंबर में सिडनी रॉलेट के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया। इसका उद्देश्य था कि भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थी, उनको कैसे रोका जाए, उसकी सिफारिशें देना, इसका यह उद्देश्य था। इसी ने अपनी सिफारिशें दी, और उन्हीं सिफारिशों के दम पर एक अधिनियम लाया गया, जिसे कहा गया रॉलेट एक्ट, जिसमें आप जानते हैं क्या प्रावधान था कि अंग्रेज किसी को भी शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकते हैं, ना उसे कोई दलील देने का मौका मिलेगा, ना उसे कोई वकील मिलेगा, ना उसे अपील करने का मौका मिलेगा। और इसीलिए इस एक्ट को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। ठीक है, काला कानून भी इसको कहा गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी रॉलेट एक्ट को लेकर के, लेकिन आपने ध्यान रखना है, अधिनियम 1919 में आया और कमेटी जो बनी थी वो 1917 में बनी थी। इसने अपनी रिपोर्ट 1918 में दी थी। नेक्स्ट है, निम्न कथनों में से सही कथन कौन सा है। चलिए देखते हैं, फिर से आपके पास 2 कथन यहां पर दिए हैं, कौन सा सही है देखते हैं। पहला, निकोलो कॉन्टी इटली का यात्री था। तो पहला वाला बिंदु तो आपका सही है। देखिए, जब हमने विजयनगर साम्राज्य का डिटेल्ड वीडियो देखा था, तो उसमें हमने विजयनगर साम्राज्य में आए विदेशी यात्रियों को भी देखा था कि कौन सा विदेशी यात्री किस देश से किसके काल में आया था। उसमें हमने देखा कि जो निकोलो कॉन्टी था, ये इटली का निवासी था, और विजयनगर के शासनकाल में या विजयनगर साम्राज्य में ये आया था 1420 में। तो पहला वाला तो सही है, कहां से आया था, इटली से आया था। दूसरा, यह देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था, ये गलत हो जाएगा। निकोलो कॉन्टी देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था, ना कि द्वितीय के। तो केवल आपका पहला वाला सही है, दूसरा गलत है। देवराय द्वितीय के काल में कौन आया था, देवराय सेकंड के काल में फारस का यात्री अब्दुल रजाक आया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था। देखिए, जो महाड़ सत्याग्रह था यह आपके 1927 में हुआ था, और इसका जो नेतृत्व किया इनमें BR अंबेडकर के द्वारा किया गया था। काफी महत्वपूर्ण है, इनको आपने याद करना है। ठीक है, महाड़ सत्याग्रह को चावदार सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, और इसी सत्याग्रह के लिए नेतृत्व किया था किसने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। महाराष्ट्र में ही एक कस्बा है ये महाड़, और वहीं पर हुआ था महाड़ सत्याग्रह। तो वर्ष याद करना है, और कौन जुड़े हुए हैं उनका नाम आपने याद करना है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हड़प्पा नगरों के किस भाग को निचला नगर कहा जाता था।
देखिए आमतौर पर जो हड़प्पा के हमें स्थल मिले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के जो हमें स्थल मिले हैं, वो दो भागों में बटे हुए हैं। एक भाग थोड़ा सा छोटा है लेकिन ऊपरी भाग है, ऊंचाई है उसकी ज्यादा है। एक भाग बड़ा है लेकिन वो निचले इलाके में है। जो ऊपरी इलाके पर है उसे दुर्ग कहा गया है और जो निचला इलाका है उसे निचला शहर कहा गया है। ठीक है, जो किसी भी शहर का जो आमतौर पर देखा गया है कि जो पश्चिमी इलाका है वो ऊपरी इलाका है, यानी वो दुर्ग है, ऊंचाई पर है और छोटा इलाका है। और जो पूर्वी इलाका है वो निचले इलाके पर है लेकिन वो बड़ा इलाका है। यहां पर निचला नगर किस भाग को कहा जाता है, तो वो पूर्वी भाग को कहा जाता है। किसी भी नगर में, चाहे वो मोहनजोदड़ो हो, चाहे वो राजस्थान का कालीबंगा हो, पूर्वी इलाका क्षेत्रफल में बड़ा है लेकिन निचले इलाके पर स्थित है, तो इसको निचला शहर कहा गया। और जो पश्चिमी इलाका है वो ऊंचाई पर है लेकिन क्षेत्रफल में छोटा है। नेक्स्ट है, ग्रीनलैंड द्वीप निम्न में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। देखिए ग्रीनलैंड द्वीप की बात करते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा ये द्वीप है। यह आपके किस महाद्वीप में है, यह क्वेश्चन है, पहले उसको कवर करते हैं। यह आपके उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, उसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगर क्वेश्चन हो जाए कि यह किस महासागर में पड़ता है, क्योंकि द्वीप है तो किसी ना किसी महासागर में तो होगा, तो इसका आंसर याद करेंगे, उत्तरी अटलांटिक महासागर में पड़ता है आपका ग्रीनलैंड द्वीप। ये हो गए दो क्वेश्चन, कि सबसे बड़ा है और उत्तरी अटलांटिक महासागर में है और किस महाद्वीप में है, उत्तरी अमेरिका। अगला जो क्वेश्चन इसको बनता है इसको लेकर के कि इस द्वीप पर अधिकार किसका है, किसका शासन यहां पर चलता है। यहां अभी डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो डेनमार्क का एक द्वीप है ग्रीनलैंड द्वीप, उसके अधिकार क्षेत्र में आता है, आप इसको ऐसे याद करें। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। चलिए देखते हैं। भारत में विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा बलबन का मकबरा है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में पूर्णतः इस्लामी शैली से बना हुआ पहला जो मकबरा है वो बलबन का मकबरा है। ठीक है, दूसरा, भारत में पूर्णतः इस्लामी शैली से निर्मित प्रथम मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जमात खाना मस्जिद है। जमात खाना मस्जिद दिल्ली में है और इसे भारत में पूर्णतः इस्लामी शैली में निर्मित पहली मस्जिद माना जाता है। पहला और दूसरा दोनों कथन आपके सही हैं। तो पहला इस्लामी मकबरा अगर पूछेगा पूर्णतः इस्लामी शैली में तो आप कहेंगे बलबन का मकबरा, और मस्जिद पूछेगा तो जमात खाना मस्जिद। हालांकि इसको लेकर थोड़ा सा डाउट है कि इसका निर्माण किसने करवाया। कुछ जगहों पर दिया है अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण करवाया, कुछ जगहों पर दिया है कि इसके शासनकाल में इसके बेटे खिज्र खान ने इसका निर्माण करवाया। आपने पहला रेफरेंस अलाउद्दीन खिलजी को ही याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की प्रारंभ में अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई थी। देखिए जो पहला प्रशासनिक सुधार आयोग बना था यह बना था 1966 में, और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे शुरुआत में वो मोरारजी देसाई बनाए गए थे। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। लेकिन हुआ यह कि अगले ही साल 1967 में मोरारजी देसाई को भारत का उप प्रधानमंत्री बना दिया गया और इनका जो पद था इसका अध्यक्ष तौर पर वो खाली हो गया और तब इसके अध्यक्ष बने थे हनुमंथैया। तो शुरुआत में पूछा है, शुरुआत में मोरारजी देसाई थे, ठीक है, लेकिन बाद में अध्यक्षता और रिपोर्ट जो सबमिट करते हैं वो हनुमंथैया करते हैं। जो दूसरा प्रशासनिक आयोग था वो 2005 में बनता है और उसकी अध्यक्षता वीरप्पा मोइली के द्वारा करी जाती है। नेक्स्ट है, भारत में किस ब्रिटिश गवर्नर ने सहायक संधि के तहत साम्राज्य का विस्तार किया था। तो सहायक संधि भारत में किसने चलाई थी अंग्रेजों में, ये चलाई थी वेलेज़ली ने। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सहायक संधि भारत में सबसे पहले किसने शुरू करी, तो भारत में सबसे पहले जो फ्रांसीसी गवर्नर था ड्यूप्ले, इसने शुरू करी, लेकिन बड़े स्तर पर किसने शुरू करी, वो वेलेज़ली ने शुरू करी। ठीक है, वेलेज़ली ने इस संधि के तहत मैसूर को, जोधपुर को, जयपुर को, भरतपुर को, तंजौर को, हैदराबाद को, सबको इस संधि के तहत अपने साम्राज्य में मिला लिया था, यानी सबने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। सहायक संधि के तहत क्या होता था, इसके तहत अगर कोई देसी राज्य है, देसी रियासत है, वो सहायक संधि को स्वीकार कर लेती है तो अब वो अपनी सेना नहीं रख पाएगी, उसकी रक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, अंग्रेज सैनिकों की है, अंग्रेजों की है। राजा को केवल खर्चा उठाना पड़ेगा सेना का, बाकी अपनी सेना वो नहीं रख पाते थे, ये होती थी सहायक संधि। ठीक है, नेक्स्ट है, दूरदर्शन से हिंदी समाचार के प्रसारण की शुरुआत कब होती है।
तो दूरदर्शन से हिंदी समाचार के प्रसारण की जो शुरुआत होती है वो 15 अगस्त 1965 से होती है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। दूरदर्शन की शुरुआत कब होती है, अगर ये क्वेश्चन हो जाए, इसकी शुरुआत 15 सितंबर 1959 में होती है और इसमें से हिंदी समाचार पत्र जो हिंदी समाचार का प्रसारण शुरू हुआ वो 1965 में शुरू हुआ। ठीक है, पहली समाचार वाचक बहुत पहले क्वेश्चन बनता था, अब उतना नहीं बनता है, फिर भी याद करिए भारत की जो पहली समाचार वाचक थी वो प्रतिमा पुरी थी। ठीक है, नेक्स्ट है वेदा किस देश में पाया जाने वाला एक समुदाय है। तो वेदा जनजाति किस देश में पाई जाती है? वेदा पाई जाती है श्रीलंका में। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। यह क्वेश्चन बहुत बार पेपरों में पूछा गया है, उत्तराखंड में भी आया है। वेदा जनजाति कहां निवास करती है? श्रीलंका में करती है। न्यूजीलैंड की भी एक जनजाति है जो कई बार पेपर में आई है, माओरी जनजाति, ये न्यूजीलैंड की है। कीनिया की भी एक जनजाति है जो पेपरों में कई बार आई है, मसाई जनजाति। और मलेशिया की भी है एक सेमांग जनजाति, इनको भी आपने याद करना। श्रीलंका की तो हमने देख ही ली है, वेदा जनजाति। ये सारी पूछी जाती है, माओरी कहाँ की है, मसाई कहाँ की है, वेदा कहाँ की है। ठीक है, इनको याद करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जीके के 20 इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर किया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।